राम राम भाई सरन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिराक नोटेशन, मतलब ब्राकेट नोटेशन। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे डिराक नोटेशन की प्रॉपर्टीज। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम स्टेट से कि क्वांटम स्टेट क्या होता है। हम भाई जैसे हमारे पास जैसे जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते जाएंगे, आगे हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, साई वर्ड का। ठीक है, तो ये साई क्या होता है एक बार हम ये देख लेते हैं। क्वांटम स्टेट इज ए लीनियर वेक्टर इन लीनियर वेक्टर स्पेस। मतलब जो क्वांटम स्टेट है वो क्या है, एक लीनियर वेक्टर होता है। ये क्या है, हमारे पास एक लीनियर वेक्टर है विच टेल्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। मतलब हमारे पास जो क्वांटम स्टेट है वो किसी भी सिस्टम की हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, और इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम स्टेट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई साई। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन के फॉर्म में हो सकता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में हो सकता है, क्वांटम नंबर की फॉर्म में हो सकता है, आइगन फंक्शन की फॉर्म में हो सकता है। मतलब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और ये हमें उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन देता है भाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिराक नोटेशन। अब आगे भी हम जितना भी पढ़ेंगे, जितने भी हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा, इसको हम ब्रा और कैट की फॉर्म में लिखते हैं भाई। तो आज हम देखते हैं कि ब्रा और कैट होता क्या है। देखो, इन क्वांटम मैकेनिक्स ब्रा कैट नोटेशन इज ए स्टैंडर्ड नोटेशन। पहली बात तो भाई ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, मतलब ये हम चेंज नहीं करेंगे कहीं पर भी, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर डिस्क्राइब क्वांटम स्टेट। ये किसको डिस्क्राइब करता है, क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करता है। द नोटेशन यूज एंगल ब्रैकेट। इसको किस में रखा जाता है, एंगल ब्रैकेट एंड ए वर्टिकल बार। ठीक है, इसको एंगल ब्रैकेट और वर्टिकल बार की हेल्प से बनाया जाता है भाई। ठीक है, हमारे पास जो कैट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, ब्रा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो, याद करने की ट्रिक क्या होगी, हम ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं भाई। ठीक है, ब्रैकेट को हमें ऐसे लिखना पड़ता है, दिस इज द एंगल ब्रैकेट। अब मैं क्या करता हूँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने बीच में बार लगा दिया भाई। ठीक है, अब देखो ये स्टार्टिंग का ये क्या है, ये ब्रा बन जाएगा, और ये लास्ट का क्या बन जाएगा, कैट बन जाएगा। ये बरा हो गया, ये कैट हो गया, तो हमारे पास बरा और कैट का नोटेशन हो गया भाई। अब मैं जहां जहां मतलब मैं अब आगे जब भी पढ़ाऊंगा, तो जहां पर मैं कैट वेक्टर बोलता हूं, तो आपको मान लेना है कि मैं इस सिंबल की बात कर रहा हूं। अगर मैं ब्रा वेक्टर बोलता हूं, तो आपको मानना है कि मैं इस सिंबल की बात कर रहा हूं। और अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट बोल रहा हूं, तो आपको मानना है कि मैं इन दोनों के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कि हमारे पास जैसे ये हमने ये क्या है, ये क्या है, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा कैट वेक्टर। दिस इज द कैट वेक्टर ऑफ वेव फंक्शन, दिस इज द ब्रा वेक्टर ऑफ वेव फंक्शन, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, आगे हम डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे। तो आप अच्छे से एक बार ये सिंबल देख लो भी हमारे पास कि ब्रा क्या होता है, कैट क्या होता है, और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है भाई, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। देखो भाई, प्रॉपर्टीज में क्या है हमारे पास, सबसे पहले भी जो कैट वेक्टर होता है वो ऑलवेज कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। ठीक है, ये रिमेंबर रहना चाहिए, कैट वेक्टर ऑलवेज कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ब्रा वेक्टर ऑलवेज रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। ठीक है, ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई। द ब्रा वेक्टर इज द हार्मेशन कॉन्जुगेट फॉर ए गिवन कोरोस्पॉन्डिंग कैट वेक्टर। ये कह रहा है कि अगर मैं ब्रा वेक्टर का हार्मेशन कॉन्जुगेट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, कैट वेक्टर मिल जाएगा, या वाइस वर्सा। मतलब अगर हम कैट वेक्टर का भी हर्मिशन कॉन्जुगेट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रा वेक्टर मिल जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो भाई, इस पर लंबी बहस चलेगी कि ब्रा वेक्टर हमें कैसे कैट वेक्टर देता है, और कैट वेक्टर हमें कैसे ब्रा वेक्टर देता है। तो देखो, ये है हमारे पास क्या है भाई, ये है कैट वेक्टर। ठीक है, कैट वेक्टर का मैंने किया हार्मेशन कॉन्जुगेट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ब्रा वेक्टर। या फिर मैं कह रहा हूँ कि ये है ब्रा वेक्टर, ब्रा वेक्टर का मैंने हार्मेशन कॉन्जुगेट किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, हार्मेशन कॉन्जुगेट क्या होता है, हमारे पास ये डैगर, डैगर को हार्मेशन कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वैसे हार्मेशन कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, फिर कॉम्प्लेक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, या कॉन्जुगेट का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, ये आगे डिस्कस कर रखा अभी मैंने। तो वी कैन से हार्मेशन कॉन्जुगेट ऑफ ए कैट वेक्टर गिव्स ब्रा वेक्टर एंड वाइस वर्सा। मतलब कह रहा है कि अगर हम ब्रा वेक्टर का हार्मेशन कॉन्जुगेट करेंगे तो कैट वेक्टर मिलेगा, कैट वेक्टर का हार्मेशन कॉन्जुगेट करेंगे तो ब्रा वेक्टर मिलेगा। ठीक है,
देयर इज एग्जिस्ट ए ब्रा वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी कैट वेक्टर, मतलब जहां पर ब्रा वेक्टर होगा वहां पर कैट वेक्टर होगा ही होगा, ठीक है। सच दैट, ये वही बात फिर मैंने लिख दी कि हमारे पास क्या है, कैट वेक्टर है, कैट वेक्टर का हमने क्या किया, हर्मिशियन कॉन्जुगेट किया, तो हमें क्या मिल गया, ब्रा मिल गया। ये याद कैसे रखना भाई, मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग का ब्रा होता है ऐसे, और ये फिर कैट होता है, ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। वेयर डैगर मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। हमारे पास डैगर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट होता है। जैसे हमारे पास डैगर है, डैगर को मैं लिख दिया ये कॉन्जुगेट और फिर इसका ट्रांसपोज, या पहले हम ट्रांसपोज करते फिर उसका कॉन्जुगेट करते, दोनों इक्वल ही हैं। तो अगर मैं हमारे पास ये क्या है, कैट वेक्टर है, कैट वेक्टर का मैंने डैगर किया तो ब्रा मिल गया भाई, ठीक है, क्या मिल गया, ब्रा वेक्टर मिल गया। अब देखो भाई एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसे। हमारे पास देखो भाई मैंने बताया कि हमारे पास जो कैट वेक्टर होता है वो ऑलवेज किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमने कॉलम मैट्रिक्स बना दी भाई, A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई ब्रा वेक्टर। ब्रा वेक्टर क्या होता है हमारे पास, कैट वेक्टर का हार्मिशन कॉन्जुगेट। तो हमने क्या किया, जो ब्रा वेक्टर वो क्या हो जाएगा, हार्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ कैट वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास कैट वेक्टर क्या है, A1 A2 A3 मतलब कॉलम मैट्रिक्स है, हमने कॉलम मैट्रिक्स किया, इसका डैगर किया। डैगर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट कर दिया, मतलब हमारे पास A1 स्टार हो जाएगा, A2 स्टार अप टू AN स्टार हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। और ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो मैंने यही तो बताया था कि हमारे पास जो कैट वेक्टर होता है वो रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्रा वेक्टर होता है हमारे पास सॉरी जो ब्रा वेक्टर होता है वो रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो कैट वेक्टर होता है वो कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो भाई एक ये, और देखो नोट लिख के लिख रखा है मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, अगर कोई मैट्रिक्स फॉर्म होगी ना भाई, अगर कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म होगी तो वहाँ पर जो डैगर है, मतलब जो हार्मिशियन कॉन्जुगेट है, उसको कैसे लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, वहां पर कोई मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो डैगर को हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट फॉर्म में लिखेंगे भाई, उसका ट्रांसपोज नहीं करेंगे। ट्रांसपोज सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में होता है, और इक्वेशन में ट्रांसपोज नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स होगी तो ट्रांसपोज आएगा, अगर सिर्फ इक्वेशन होगी तो सिर्फ क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। उसका हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट होगा, हमारे पास कोई ट्रांसपोज नहीं होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी ले रखा भी, देखो हमारे पास ये दे रखा है कैट वेक्टर। कैट वेक्टर क्या दे रखा है, AE⁴ है। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स नहीं है भाई, तो यहाँ पर जो डैगर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा, कॉन्जुगेट का काम करेगा भाई, ठीक है। तो देखो हमारे पास हमें क्या चाहिए, अब हमें इसी की हेल्प से चाहिए ब्रा वेक्टर। ब्रा वेक्टर क्या हो जाएगा, कैट वेक्टर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब हार्मिशियन कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो हार्मिशियन कॉन्जुगेट हमने किया, तो हमारे पास देखो क्या मिल जाएगा, ये हमने पुट किया, तो ए का तो ए स्टार हो जाएगा, e⁴ क्या हो जाएगा, e⁻−i⁴ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोज का कोई काम नहीं था, तो हमें ये फॉर्म मिल गई, किसकी, किस फॉर्म में, ब्रा की फॉर्म में, ठीक है। तो फिर आगे और एग्जांपल देखो, इफ द कैट वेक्टर इज गिवन, यदि हमारे पास कैट वेक्टर इस फॉर्म में गिवन है, कैसे, कैट वेक्टर ऑफ साई इज इक्वल टू हो जाएगा A1, ये हमारे पास साई 1 दे रखा है, प्लस i⁴A2 साई 2 दे रखा है, ठीक है। तो हमें ब्रा वेक्टर चाहिए, तो ब्रा वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका हम डैगर कर देंगे भाई। डैगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा ब्रा था, ये हमें किस, ये हमारा कैट था, तो इसे ब्रा की फॉर्म में मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये A1 स्टार हो जाएगा, ये हमारा क्या था, कैट था, ये ब्रा हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्लस आयोटा है, तो प्लस आयोटा का अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा मिल जाएगा। तो माइनस आयोटा A2 स्टार, और ये किस फॉर्म में मिल जाएगा, ब्रा की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाता है भाई, हार्मिशियन कॉन्जुगेट अगर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट हो जाता है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो हम सिर्फ उसका कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड कंडीशन आती है भाई ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या होती है भाई, हमारे पास ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइजेशन। ये वर्ड भाई जैसे लाइक ऑर्थोगोनल है, नॉर्मलाइजेशन है, ये आगे भाई हम क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इनका, तो यहीं पर आप अच्छे से सीख लेना भाई। हम बार बार नहीं बताएंगे कि ऑर्थोगोनल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो देखो हमारे पास जो ऑर्थोनॉर्मल होता है उसमें क्या होती है, दोनों चीज़ें आ जाती है, ऑर्थोगोनल भी आ जाता है और नॉर्मलाइजेशन भी आ जाता है। अब ऑर्थोगोनल क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये हम बताते हैं। देखो हम मानकर चलते कि हमारे पास टू वेक्टर है, साई आई और साई जे, ठीक है। ये हिल्बर्ट स्पेस में है। अब हिल्बर्ट स्पेस का एक अलग डेफिनेशन होती है भाई, वो मैंने आगे बता भी रखी है। तो आप यहाँ पे सिर्फ ये मानकर चलो कि साई आई और साई जे किस में है, हिल्बर्ट स्पेस में है।
इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ देयर इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल आई जे। मतलब हमारे पास क्या साई आई और साई जे है, अगर हम इनका स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे। मैंने बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये रिमेंबर रहना चाहिए, जब अगर मैं इनर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ या स्केलर प्रोडक्ट बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिक आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैं इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। साई आई साई जे का हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, डेल आई जे हो गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है, डेल आई जे। अब ये जो डेल आई जे ये क्या होता है, ये होता है क्रॉनिकल डेल्टा, ठीक है। अगर हमारा आई बराबर है जी तो डेल आई जे की वैल्यू 1 होगी। अगर हमारा आई बराबर नहीं है जे के तो हमें 0 मिलेगा भी, ठीक है। अब हमारे पास हमें एक वैल्यू 1 मिल रही है, एक वैल्यू हमें 0 मिल रही है। तो जब हमें 1 वैल्यू मिलती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और जब हमें 0 वैल्यू मिलती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन, ठीक है भाई। तो देखो डेल आई जे 0 कब हो जाएगा, जब आई बराबर नहीं होगा जे के, और डेल आई जे 1 कब हो जाएगा, जब आई बराबर होगा जे के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो भाई हमने क्या किया, इनर प्रोडक्ट किया साई आई और साई जे का, तो हमें ये डेल आई जे मिल रहा था। ये 0 होगा तो हम कहेंगे दिस इज द ऑर्थोगोनल कंडीशन, और 1 होगा तो हम कहेंगे दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई यहाँ पे अगर आई बराबर है जे की है तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ साई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर आई बराबर जे के नहीं है तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ साई आई साई जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस इज द ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है। ये हम क्वांटम स्टेट में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे इनका, तो आपको ये कंडीशन याद रहनी चाहिए भी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, ठीक है। फिर आता भाई हमारे पास देखो फॉर वेव फंक्शन, वेव फंक्शन के लिए अब देखो भाई हमने ये जो फॉर्म लिखी है साई आई साई जे, ये हम क्वांटम स्टेट के लिए यूज करते हैं। अगर वेव फंक्शन की बात आती है तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ठीक है। अब क्वांटम स्टेट क्या होती है, वेव फंक्शन क्या होता है, ये आपको आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे पता चल जाएगा भी कि क्वांटम स्टेट क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है। अभी आप सिर्फ यही समझो कि जो क्वांटम स्टेट होती है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, और जो वेव फंक्शन होता है वो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास तो जो वेव फंक्शन के लिए हमारा जो इनर प्रोडक्ट है साई आई साई जे का, वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार आई साई जे डीवी। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार आई साई जे डीवी, इस फॉर्म में लिखा जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास देखो वेव फंक्शन के लिए अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी आई बराबर है जे के लिए साई स्टार आई साई जे डीवी बराबर है 1 के, और ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, साई इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार आई साई जे डीवी बराबर है 0, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन की हो जाएगी, ये ऑर्थोगोनल की हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे देखो भाई, ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा भाई साई स्टार आई साई जे डीवी बराबर है डेल आई जी, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो 1 होगा तो नॉर्मलाइजेशन और 0 होगा तो ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब आगे देखो भाई प्रॉपर्टी नंबर 3, क्वांटम स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई कि जो किसी भी सिस्टम का क्वांटम स्टेट है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ भाई कि हमारे पास सिस्टम क्या होता है और स्टेट क्या होती है। मान लेते हैं हमारे पास कोई स्कूल है भाई, ठीक है। उस स्कूल में हमारे पास फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, मतलब पहली क्लास से 10th क्लास तक है भाई, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं पहली क्लास प्लस दूसरी क्लास प्लस तीसरी क्लास प्लस चौथी क्लास इन सबको जोड़ देता हूं तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्कूल बन जाता है। क्या बन जाता है, स्कूल बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है भाई कि हमारे पास बहुत सारे बेसिस वेक्टर हैं, अगर मैं उनको क्या कर देता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देता हूँ, मतलब उनको जोड़ देता हूँ तो हमें पूरा सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। इसको स्कूल से रिलेट करके चलो कि हमारे पास क्या बहुत सारी क्लासेज है, अगर हम क्लासेज को एक साथ जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, स्कूल बन जाता है। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर हैं, अगर हम उनको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सिस्टम मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सिस्टम मिल जाता है। तो साई क्या है यहाँ पे, क्वांटम स्टेट ऑफ सिस्टम है, ठीक है। और ये क्या हमारे पास, ये क्लासेस हैं, ये साई क्या स्कूल है और ये क्या है, क्लासेस है, ठीक है। अब हम यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, जो कि आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा भाई। यहाँ पर भाई मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। आगे हम इनका क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। आगे हम ये नहीं बताएंगे कि हमने वहाँ ऐसे ऐसे निकाला था, हम सीधा क्या करेंगे, जो मेन जो हमारा फॉर्मूला है वो डायरेक्ट वहाँ पे पुट करेंगे। तो आप यहाँ से सीख लीजिए कि ये फॉर्मूले आते कहाँ से भाई, यहाँ से मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके।
ओके। तो हमारे पास भाई ये है क्लासेस और ये है भाई स्कूल, मतलब ये हमारे पास क्या है ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर, और ये क्या बन गया इनके कॉम्बिनेशन से सिस्टम बन गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे भाई प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई हमारे पास, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है U1 U2 U3 सारे क्या है ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ UI UJ का क्या हो जाएगा डेल आई जे, ये हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास ये 0 कब होगा जब I बराबर नहीं होगा J के, और 1 कब होगा जब I बराबर होगा J के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विद ब्रा वेक्टर ऑफ U1 बोथ साइड। ठीक है, हम क्या करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम क्या करेंगे U1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों किया हमने। ठीक है, एक बार हम U1 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने भाई बोथ साइड U1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया भाई ऐसे, तो देखो यहाँ पे है U1, यहाँ पे है U2, 1 नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे U1 यहाँ पे है 3, 1 नॉट इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, आगे तक सारे क्या हो जाएंगे 0। ये U1 बराबर है 1 इक्वल हो गए, दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 एंड साई क्या दे रहा है हमें C1 दे रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है। और हम अगर इसका मोड का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। अब C1 की जगह ये वैल्यू पुट करके हम लिख सकते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, ठीक है, मतलब हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं फिर स्कूल का एग्जांपल ही उठाता हूँ भाई। हमारे पास देखो पहली क्लास से 10th क्लास है भाई। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू 10। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो पहली क्लास है उसका स्कूल में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली क्लास के स्कूल में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो होगी इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 एंड साई का मोड का स्क्वायर। ठीक है, रिमेंबर रहना चाहिए भाई कि पहली क्लास का स्कूल में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट U1, या हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द U1 इन सिस्टम। ठीक है, मतलब U1 के सिस्टम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्कूल में जैसे हमारे पास 20 क्लासेज हैं, तो हम कहेंगे कि जो 15वीं क्लास है उसका स्कूल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि सेकंड क्लास के स्कूल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या हो जाएगा P2 बराबर हो जाएगा C2 के मोड का स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 एंड साई का मोड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट U2, या ये कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 इन सिस्टम। ठीक है, मतलब U2 के सिस्टम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये वही प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ से अपने माइंड में फिट कर लो। हम डायरेक्ट आगे सिर्फ ये फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, हम वहाँ पे डायरेक्ट ये कहा जाएगा कि U1 के सिस्टम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम डायरेक्ट सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। U2 के सिस्टम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कई बार हमें इस प्रकार से फॉर्म दी होगी कि हम डायरेक्ट P1 बराबर हो जाएगा मोड ऑफ C1 का स्क्वायर, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे इन पे हम बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ फॉर्मूला देखो भाई अच्छे से। फिर आते भाई हमारी 5th नंबर प्रॉपर्टी। देखो जो 5th नंबर प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है भाई हमारे पास, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो सिस्टम है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया भाई। ठीक है, फिर हमारे पास देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I से अप टू N CI और UI हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कैट वेक्टर ऑफ UI। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं टेकिंग डैगर बोथ साइड, हम क्या लेते हैं भाई डैगर ले लेते हैं बोथ साइड, तो हमने जब डैगर लिया बोथ साइड तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। ये हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास कैट वेक्टर का डैगर लेंगे तो ब्रा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ब्रा मिल जाएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ये हो जाएगा कैट वेक्टर का डैगर करेंगे तो ब्रा मिल जाएगा, और ये CI स्टार हो जाएगा, क्या हो जाएगा CI स्टार हो जाएगा। यहाँ पे CI था तो यहाँ पे हम J से रिप्रेजेंट कर देते हैं, I और J ओनली डमीज होते हैं भाई। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमारे पास देखो भाई फिर हम क्या करते हैं टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड सेकंड, जो इक्वेशन 1 है और सेकंड है इन दोनों का हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये देखो भाई ये फॉर्म मिलती है। ये हम कर क्यों रहे हैं भाई, पहले मैं ये बता देता हूँ। हम यहाँ पे इस जो 5 नंबर प्रॉपर्टी है इसे ये शो करना चाहते हैं
कि हमारे पास जैसे हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। ये आप लोगों को पता है भी कि हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो हम वही प्रूव करेंगे भी कि हमारे पास इस क्वांटम मैकेनिक्स में भी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास? आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है? इनर प्रोडक्ट ऑफ साई आई साई जे के मोड का स्क्वायर होता है। तो हमने यही किया भाई कि हमारे पास एक तो साई ये होता, ये हमारे पास किस फॉर्म में था? कैट फॉर्म में था। ये बरा फॉर्म में है। अब हम इन दोनों का इनर प्रोडक्ट कर देंगे, फिर हम उन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो मैं इसलिए भाई हमारे पास ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो भाई, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड सेकंड, तो हमने स्केलर प्रोडक्ट कर दिया भाई। यहाँ से हम क्या मिल जाता है? ये फॉर्म मिल जाती है भाई। ठीक है, तो हमारे पास सी स्टार जे है, सी आई है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं भाई सबको। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाते हैं और अंदर बच जाता है इनर प्रोडक्ट ऑफ जे यू जे एंड यू आई। ठीक है, अब ये इनर प्रोडक्ट ऑफ यू जे एंड यू आई को क्या लिखा जाता है? क्रॉनिकल डेल्टा लिखा जाता है, डेल आई जे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई हमारे पास डेल आई जे क्रॉनिकल डेल्टा की सिर्फ दो वैल्यू होती है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब 0 होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और 1 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिर्फ एक वैल्यू पे 1 होगा। आई बराबर है जे पे ही 1 हो सकता है, और तो सारी वैल्यू पे क्या होगा? ये 0 ही होगा। ठीक है, ये मैंने बता भी रखा है कि कैसे एक वैल्यू पे ही हमें वैल्यू मिलती है। जैसे हमारे पास ये है, सिर्फ इस पे वैल्यू मिलेगी भी, और हर पॉइंट पे क्या होगा? 0 होता जाएगा। ठीक है, तो देखो भी हमारे पास ये हम मान लेते हैं कि आई बराबर है जे की है, तो हमारे पास हम जे की जगह पे आई पुट कर देते हैं, तो सी आई का स्टार सी आई बराबर है 1 हो गया। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा? मोड का स्क्वायर हो गया। ये आई बराबर 1 अप टू एन है, मोड ऑफ सी आई का स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 1 के इक्वल हो गया, क्योंकि आई बराबर क्या चल रहा है? जे के इक्वल चल रहा है, तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लग गई, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो भाई, इसको आई बराबर अप टू एन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बराबर हो जाएगा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा था भी कि C1 का स्क्वायर क्या होता है? ये पढ़ रखा। C1 का स्क्वायर क्या होता है? P1 होता है। C2 का स्क्वायर क्या होता है? P2 होता है। C3 का स्क्वायर क्या होता है? P3 होता है। तो ऐसे हमारे पास पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी आ गई, और वो किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल आ गई। और हमें यही प्रूव करना था कि जो पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? ये फॉर्म आ गई भी, तो हम क्या लिखेंगे? C1 के मोड का स्क्वायर प्लस C2 के मोड का स्क्वायर अप टू Cn के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हमें मिल जाएगा भी कि हमारे पास P1 प्लस P2 अप टू Pn है बराबर है 1 हो जाएगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ऑल स्पेस शुड बी यूनिट दैट इज नोन एज कंप्लीटनेस रिलेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम कंप्लीटनेस रिलेशन कहते हैं। और हमारे पास हमने प्रूव भी कर दिया कि ऑल स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ऑल स्पेस यूनिट होता है। ठीक है, मतलब ऑल स्पेस में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यूनिट होगी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी और है भाई कि हमारे पास ब्रा और कैट की ये प्रॉपर्टी है। ये और देख लो कि हमारे पास क्या है, अगर हम जैसे हमारे पास ये हो गया कैट वेक्टर है। ठीक है, और उसकी हम कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैट वेक्टर का ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसका हम डैगर कर देते हैं, तो हमें क्या फॉर्म मिलेगा? अब सीधी सी बता भाई कि हमारे पास अगर हम कैट वेक्टर का डैगर करते हैं तो ब्रा मिलेगा। अगर ए का हमारे पास डैगर, अगर ए रियल होगा तो ए ही मिल जाएगा, अगर ए कॉम्प्लेक्स होगा तो ए स्टार मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ये है भाई हमारे पास इसका रिवर्स है कि हमने अब की बार क्या किया? कैट वेक्टर का डैगर कर दिया यहाँ। अच्छा, ये हमने क्या कर रखा है? यहाँ पे डैगर है, यहाँ पे हमने सिर्फ स्टार लगा रखा है। स्टार सिर्फ कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो ये जो डैगर है ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन है, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ कॉन्जुगेट होगा भाई। ठीक है, फिर आता भाई हमारे पास अगर यहाँ पर तो क्या है? कांस्टेंट बाहर है, अगर कांस्टेंट अंदर हो तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखो, मान लेते ए साई है। ठीक है, बड़ा वेक्टर ऑफ ए, सॉरी कैट वेक्टर ऑफ ए साई है, तो हमारे पास ए क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अगर हमारा जो ए है, जो कांस्टेंट ए है वो बार के साथ है तो ए बाहर आ जाएगा। अगर वो इसके साथ है भाई, ठीक है, क्या है? इस सिंबल के साथ है, तो जब हम बाहर निकालेंगे तो ए स्टार होके बाहर निकलेगा भाई। ठीक है, ये बात भी रिमेम्बर रहनी चाहिए। अगर हम इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई और साई जो हमारे पास है उसका डैगर कर देते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई हो जाता है। ठीक है, फाई और साई का इनर प्रोडक्ट का डैगर करते हैं तो क्या मिलता है हमें? इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई, एंड वाइस वर्सा। ये क्या है? वाइस वर्सा में भी। ठीक है, और ये हमारे पास ये मैंने वही बता रखा है, चाहे डैगर कर लो चाहे स्टार कर लो, एक ही बात है। ठीक है,
अब हमारे पास है भाई कि हमारे पास ये मल्टीपल फॉर्म में दे रखी है, इनर प्रोडक्ट दे रखा है A1 φ1 एंड प्लस A2 φ2 का किसके साथ, B1 ψ1 प्लस B2 ψ2 के साथ। अब हमने ये एक दो प्रॉपर्टी पढ़ी है ऊपर, ये अप्लाई हो जाएंगे भाई हमारे पास कि अगर हमारा A1 है इस फॉर्म में है, ठीक है, इस एंगल ब्रैकेट के साथ है तो A1 स्टार होके बाहर निकलेगा। अगर हमारा देखो ये B1 है, ये क्या है, बार के साथ है, तो सिंपली B1 होके बाहर निकल आएगा। तो हमने सिंपली प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर रखी है भाई कि φ1 की ψ1 के साथ, φ1 की ψ2 के साथ, φ2 की ψ1 के साथ, φ2 की ψ2 के साथ, सबकी मल्टीप्लाई कर रखी है, तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगा भाई, ठीक है। फिर है भाई हमारी कि इफ़ ब्रा वेक्टर ऑफ साई एंड ब्रा वेक्टर ऑफ फाई आर ऑर्थोगोनल बेसिस, मतलब ये क्या कह रहा है, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो हमें क्या फॉर्म मिलेगी, देखो ऑर्थोगोनल कह लो या ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कह लो, तो हमें मिलेगा, देखो ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होगी क्योंकि साई साई इक्वल होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन हो गया 1, फाई साई नॉट इक्वल तो ये ऑर्थोगोनल हो गया 0, साई फाई नॉट इक्वल तो ऑर्थोगोनल हो गया 0, फाई फाई इक्वल है तो नॉर्मलाइजेशन हो गया 1 हो गया, ठीक है। ऐसे भी हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होता है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होता है हमारे पास कि साई और साई प्लस फाई का अगर हम इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, अंडर द रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड साई और प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड फाई, ठीक है। ये मतलब क्या हो जाता है, रूट से बाहर होके प्लस साइन आ जाता है, ठीक है, दोनों एक अलग अलग हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने पे। ऐसे ही हमारे पास एक सेक्वार्स इनइक्वालिटी की फॉर्म होती है भाई, ये क्या होता है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई का मोड का स्क्वायर कर देते हैं तो ये ऑलवेज लेस देन होगा हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड साई इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड फाई, ठीक है। ये हमारे पास अगर स्क्वायर को आप इधर स्क्वायर रूट भी ले जा सकते हो। तो हमारे पास ये भी प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे खत्म हो गई, बट इन पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू भाई।